नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत, भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून को यानी आज से ठीक 41 दिन बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। दूसरे चरण के लिए प्रचार थम चुका है, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज सीट से खुद चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने भतीजे तेज प्रताप का टिकट काट दिया है। अखिलेश को आखिरी वक्त में चुनाव मैदान में खुद क्यों उतरना पड़ा, इसकी पूरी डिटेल में आज आपको बताऊंगा। हलचल अमेठी सीट को लेकर भी हो रही है, जहां कांग्रेस दफ्तर पर प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लगा दिए गए। ये पोस्टर किसने लगाए और इस पर कांग्रेस क्यों बौखला गई, आपको पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा बात हैदराबाद की भी होगी, जहां बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता ने असदुद्दीन ओवैसी पर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद से ऑपरेशन पेन किलर सुर्खियों में है। आखिर ये शब्द कहां से आया वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात कांग्रेस की करेंगे, जो बीच चुनाव में बैकफुट पर दिखाई देने लगी है। इसकी वजह है पार्टी के बड़े नेता सैम पित्रोदा का एक बयान जो विरासत टैक्स को लेकर दिया गया है। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने जैसे ही बयान दिया, बीजेपी ने उसे मुद्दा बना लिया। क्या है सैम पित्रोदा का बयान और इसके खिलाफ क्या है बीजेपी की रणनीति, देखिए यह खास रिपोर्ट। You have to take Gandhi in a package. In America, there is an inheritance tax. In India, you don't have that. इंडिया में ज्यादा होना चाहिए, यहाँ गरीबी ज्यादा है। आपकी संतानों की संपत्ति को छीनने के लिए वसूली टैक्स कांग्रेस लगाने वाली है। सैम पित्रोदा जी निहायत ही अच्छे इंसान हैं। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। करीब 36 घंटे बाद लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग होगी। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे करारा सियासी प्रहार कर दिया। वजह देखिए। In America, there is an inheritance tax. One has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. You, in your generation, made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. सैम पित्रोदा नेहरू गांधी परिवार के करीबी और कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, इसलिए उनका बयान सुर्खियों में आया तो सियासत का भड़कना तय था। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की तुलना खतरनाक इरादों वाले एक ऐसे पंजे से कर दी जो जनता की कमाई छीन लेना चाहता है। कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। कांग्रेस समझ गई कि प्रधानमंत्री का ये बयान चुनाव में चोट कर सकता है, इसलिए पार्टी ने तुरंत पल्ला झाड़ लिया। Do not believe Mr. Adani's propaganda. That's what I will say. अक्सर ऐसा होता है कि उनके विचार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार मिलते नहीं हैं। अभी अभी जो इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणियां की हैं, वो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पोजीशन नहीं है। लेकिन कांग्रेस के सीनियर नेता और उत्तर पश्चिम दिल्ली से चुनाव लड़ रहे उदित राज ने सैम पित्रोदा के बयान का समर्थन कर डैमेज कंट्रोल की तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया। इंडिया में प्रैक्टिकली मुमकिन है ऐसा कर सकना? इंडिया में ज्यादा होना चाहिए, यहाँ गरीबी ज्यादा है। इनको अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए, ठीक है अमेरिका बहुत अच्छा एजुकेशन है, अमेरिका की टैक्सेशन पॉलिसी से नफरत है, इसलिए गलत है, इसलिए कि अमीर यहाँ ये अमीर बनाते जाएं, बाकी को गरीब बनाते जाएं। सैद्धांतिक तौर पे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी
जाति सर्वे के साथ आर्थिक सर्वे की बात करते रहे हैं और बीजेपी इसे संपत्ति बंटवारे के नाम पर संपत्ति पर कब्जा करने वाला प्लान बताकर कांग्रेस पर हमले करती रही है। अब सैम पित्रोदा के बयान ने बीजेपी के हमलों को नई धार दे दी है, जिससे निपटना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। देखिए, सैम पित्रोदा ने कई बार अपने बयानों से राजनीतिक माहौल को गरमाया है। ज्यादातर इसकी टाइमिंग चुनाव रही है। सैम पित्रोदा ने कब कब अपने बयान से कांग्रेस विरोधियों को मुद्दा थमाया, अब आइए वो भी जान लेते हैं। इसी साल जनवरी में पित्रोदा ने एक ट्वीट करके कहा था कि संविधान को आकार देने में जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर से ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई। आलोचना होने पर उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया था। जून 2023 में पित्रोदा ने कहा था कि हर कोई राम मंदिर के बारे में बात करता है, मैं कहता हूं कि मंदिर से युवाओं को नौकरी नहीं मिलने वाली है। मई 2019 में यानी पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान पित्रोदा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों पर विवादित बयान दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि मैं इसके बारे में नहीं सोचता, 84 में हुआ तो हुआ। इस पर कांग्रेस को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। इससे पहले मार्च 2019 में पित्रोदा बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाकर सुर्खियों में आए थे। उन्होंने कहा था कि दुनिया के साथ डील करने का यह सही तरीका नहीं है। इस पर भी कांग्रेस की काफी किरकिरी हुई थी। लेकिन इन तमाम विवादित बयानों के बाद भी कांग्रेस में सैम पित्रोदा का रुतबा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। बहरहाल रुक करते हैं अगली खबर का। आखिरकार अखिलेश यादव ने फैसला कर लिया कि वो खुद लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसने सबको हैरान कर दिया। वजह है समाजवादी पार्टी में भारी असमंजस का होना। खुद अखिलेश की मुहर से 2 दिन पहले उनके भतीजे तेज प्रताप यादव को कन्नौज से टिकट दिया गया था, लेकिन अचानक एसपी अध्यक्ष का मन बदल गया। इसकी वजह स्थानीय नेताओं के फीडबैक को बताया जा रहा है। कल कन्नौज में नॉमिनेशन के आखिरी दिन अखिलेश यादव पर्चा भरे। कभी मेरठ तो कभी मुरादाबाद, कभी बिजनौर तो कभी बदायूं। समाजवादी पार्टी की टिकट बदलने वाली कहानी अब कन्नौज तक पहुंच गई है। कई दौर की बैठक और लंबे मंथन के बाद समाजवादी पार्टी ने 22 अप्रैल को प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की, जिसमें कन्नौज से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाने का ऐलान हुआ। लेकिन 48 घंटे भी नहीं बीते कि इस सीट से टिकट बदलने की चर्चा शुरू हो गई। 23 अप्रैल की शाम जिले के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इसी बैठक में नेताओं ने तेज प्रताप यादव की उम्मीदवारी पर पुनर्विचार के लिए आग्रह किया। अपील की गई कि अखिलेश यादव खुद कन्नौज से चुनाव लड़े, जिस पर अखिलेश ने कहा कि वो राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव से बात करेंगे। साथ ही भरोसा दिलाया कि कार्यकर्ताओं की भावना को देखते हुए विचार जरूर किया जाएगा। कन्नौज को लेकर सर कोई नई घोषणा होने वाली है? कन्नौज को लेकर सर कोई नई घोषणा होगी? जो कन्नौज की जनता कहेगी वो करूंगा। पिछले 1 महीने में अखिलेश यादव कई बार कन्नौज गए और जब भी कन्नौज पहुंचे कार्यकर्ताओं ने यही माना कि वही यहां से प्रत्याशी होंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव का नाम सामने करके उन्होंने सबको चौंका दिया था। हालांकि कार्यकर्ताओं के आग्रह के बाद अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गए हैं। सूत्र बताते हैं कि नामांकन से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स पर उन्होंने 23 अप्रैल की रात को ही साइन कर दी। अब 25 अप्रैल को दोपहर 12 बजे नामांकन भी भरेंगे। 25 अप्रैल को ही कन्नौज से नामांकन भरने का आखिरी दिन है। कन्नौज से चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच अखिलेश यादव इटावा पहुंचे। मैनपुरी लोकसभा सीट में आने वाले जसवंत नगर में डिंपल यादव के लिए प्रचार किया और सवाल जब कन्नौज का हुआ तो गोलमोल जवाब देकर चले गए। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य से बन के आ रहा है जी, और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। अब सवाल यह है कि अगर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे तो तेज प्रताप यादव का क्या होगा? तेज प्रताप यादव मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं, लेकिन मैनपुरी से डिंपल यादव मैदान में हैं। यही वजह थी कि मैनपुरी की बजाय तेज प्रताप को कन्नौज सीट देकर अखिलेश यादव ने पारिवारिक एकजुटता का संदेश दिया। लेकिन कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं की मांग के आगे उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ गया। कन्नौज से टिकट कटने के बाद तेज प्रताप यादव ने अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी पत्नी और लालू यादव की बेटी राजलक्ष्मी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह फैसला समाजवादी पार्टी के हित में है और पार्टी हित से बढ़कर कुछ भी नहीं।
वैसे भी इस वक्त अखिलेश यादव को लेकर 5 सवाल सिर्फ सियासी गलियारों में नहीं घूम रहे, बल्कि अंदर खाने समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच भी चर्चा में है। इन सवालों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। आर पार की जंग के बीच भारी असमंजस क्यों है, यह अपने आप में बड़ी बात है। फैसला फाइनल नहीं, फिर ऐलान में जल्दबाजी क्यों, यह भी सवाल है। बार बार कदम पीछे हटाने की नौबत क्यों आई, और इसके अलावा स्थानीय नेता तैयार नहीं थे तो तेज प्रताप को टिकट क्यों दिया गया, जिसे भी टिकट देकर काटा उसके मनोबल पर बुरे असर की चिंता क्यों नहीं की गई, यह भी सवाल किया जा रहा है। हालांकि तेज प्रताप यादव ने बाकायदा उनकी पत्नी ने ट्वीट कर अपना पक्ष भी रखा है। सिर्फ कन्नौज ही नहीं, अब तक करीब 10 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बदल चुकी है। कई सीटें तो ऐसी हैं जहां 3-3 बार प्रत्याशी बदले गए, और ऐसे फैसलों के बाद कई उम्मीदवारों के अंदर डर है कि कहीं उनसे भी टिकट वापस न ले लिया जाए। बहरहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं यूपी की एक और हॉट सीट की। जी हां, यह हॉट सीट है अमेठी, जहां से कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं तक यह संदेश पहुंच चुका है कि 26 अप्रैल के बाद राहुल गांधी कभी भी अमेठी पहुंच सकते हैं। कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज सुबह यहां से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने माहौल गरमा दिया। कांग्रेस के कार्यालय समेत कई जगहों पर रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर दिखाई दिए। बड़ी बात तो यह कि किसी को पता नहीं कि ये पोस्टर कहां से आए और किसने लगवाए। कांग्रेस के नेता इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस किसे प्रत्याशी बनाएगी, इस पर अभी तक सस्पेंस है। और इसी सस्पेंस के बीच आज सुबह से ही अमेठी में एक पोस्टर सुर्खियों में आ गया। पोस्टर कांग्रेस के डिजाइन में बना है, तस्वीर रॉबर्ट वड्रा की लगी है और लिखा है, अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वड्रा अब की बार। ये पोस्टर अमेठी में किसी गुमनाम जगह नहीं लगे, बल्कि गौरीगंज में जहां कांग्रेस का केंद्रीय कार्यालय है, वहां की दीवारों और दरवाजों पर ये पोस्टर चिपकाए गए हैं। इसके अलावा जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के बाहर भी इसी तरह के पोस्टर लगे नजर आए। जिले में कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के घर के बाहर भी यही पोस्टर टंगे हुए दिखाई दिए, और सड़कों से लेकर बस स्टैंड तक यही पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं। सवाल है, ये पोस्टर आखिर किसने लगवाए, क्योंकि इस पोस्टर के नीचे निवेदक के तौर पर अमेठी की जनता का जिक्र है। अमेठी में रॉबर्ट वड्रा के नाम के पोस्टर छपे तो इसकी खबर स्मृति ईरानी तक पहुंच गई। कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची स्मृति ईरानी ने रॉबर्ट वड्रा के साथ साथ राहुल गांधी पर जीजा और साला वाला तंज कस दिया। जीजा जी आएंगे तो घर के कागज छिपा लेना तिवारी जी, जीजा की नजर पक्की है। लेकिन फिर कहते हैं जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर मोदी का मतवाला। अमेठी को लेकर कांग्रेस की रणनीति अभी तक पर्दे के पीछे है। हालांकि पक्की खबर यह है कि 26 अप्रैल को वायनाड में चुनाव होने के बाद राहुल गांधी अमेठी से भी नामांकन भर सकते हैं। यही वजह है कि जैसे ही कांग्रेस के नेताओं तक रॉबर्ट वड्रा के पोस्टर लगने की बात पहुंची, फौरन इसे बीजेपी की साजिश बता दिया गया। ये सब इन सब भाजपा के लोगों परेशान हैं, चालबाजी है, और कहीं ना कहीं कुछ न मिले तो संप्रभुता का नाम ले लो, जोड़ दो, कहीं पर पोस्टर लगवा दो, कुछ भी कर लो। अब ये 10 साल में क्या किया, इस पे काम करो ना कि 10 साल में देश में क्या हुआ। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष का ये बयान बताता है कि अमेठी से रॉबर्ट वड्रा नहीं बल्कि राहुल गांधी ही प्रत्याशी हो सकते हैं, और इसकी खबर स्मृति ईरानी से लेकर पीएम मोदी तक को है। पिछले दिनों खुद स्मृति ईरानी ने चुनावी मंच से राहुल गांधी का नाम लेकर कहा था कि 26 अप्रैल के बाद वो अमेठी पहुंचेंगे। जानते हैं कि 26 तारीख के बाद राहुल गांधी यहाँ आएंगे। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने हर 2 दिन में अपने वक्तव्य में इस बात को प्रदर्शित किया है कि वायनाड ही उनका परिवार है। हिंदी में कहावत होती है, लोग रंग बदलते हैं। हम लोगों को रंग बदलते देख पाए हैं, लेकिन परिवार बदलते पहली बार देखे। सिर्फ अमेठी ही नहीं, रायबरेली को लेकर भी कांग्रेस की साइलेंट तैयारी है, जिसका खुलासा 26 अप्रैल के बाद संभव है। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर रॉबर्ट वड्रा के पोस्टर अमेठी में लगवाए किसने। देखिए, अमेठी में रॉबर्ट वड्रा के नाम के पोस्टर ने इसलिए सुर्खियां बटोरी क्योंकि खुद
वाड्रा ने पिछले दिनों कहा था कि यूपी की जनता चाहती है कि चुनाव लड़ूं। उन्होंने इस बयान के साथ अमेठी का भी नाम लिया था, लेकिन हाल के दिनों में उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। अब ऐसे पोस्टर लगने के बाद कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर की दीवार पर पोस्टर लगे, किसी को पता क्यों नहीं चला, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। वाड्रा के ही नाम पर पोस्टर क्यों और किसने लगवाए? राहुल के नामांकन की चर्चा के बीच किसे वाड्रा में दिलचस्पी है? ऐसे पोस्टर से किसका फायदा हुआ? ये तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। वहीं कांग्रेस कह रही है कि ऐसे पोस्टर भ्रम पैदा करने के लिए लगवाए गए। उधर पुलिस ने कई जगहों से ये पोस्टर हटवाने शुरू कर दिए, क्योंकि सरकारी जगहों पर भी इस तरह के पोस्टर लगवाए गए जिसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये पोस्टर आखिरकार किसने लगवाए। वैसे भी अमेठी का इंतजार बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। केरल की जिस वायनाड सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव होंगे। ऐसे में अभी इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। देखिए, 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव प्रचार थम गया। दूसरे दौर में 26 अप्रैल को यहां मतदान होना है। इसी दौर में केरल की सभी 20 सीटें भी हैं। आज वायनाड में राहुल के लिए प्रियंका गांधी ने वोट मांगे, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और वाम मोर्चे पर नकली लड़ाई का आरोप लगाया। दूसरे दौर में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हमेशा हेमा मालिनी से लेकर अरुण गोविल और शशि थरूर जैसे दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बीच में इलू इलू चल रहा है, संभल कर रखना केरल वालों। गालियां दो, घर से निकाल दो, जेल में डाल दो, केस लगा लो, भ्रष्ट कह लो, देशद्रोही कह लो, कुछ भी कह लो, हम करते रहेंगे, यही हमारा कर्तव्य है। दूसरे दौर के 88 लोकसभा क्षेत्रों में आखिरी दिन प्रचार का पारा आसमान पर दिखा। जनता का भरोसा जीतने के लिए केरल से यूपी तक सियासत के सितारे जमीन पर दिखे। कड़ी धूप के बीच मेहनत का रंग कुछ अलग ही था। सबकी निगाहें उन चर्चित सीटों पर टिकी थी जहां से दिग्गज मैदान में हैं। हेमा मालिनी मथुरा से चुनाव लड़ रही हैं। यहां प्रचार थम चुका है और अब फैसला वोटरों के हाथ में है। मुकाबला मानती हैं आप? किसी से है, चुनौती है आप? मुकाबला नहीं मानूंगी, क्योंकि उनके पार्टी में से ऐसा कुछ अद्भुत काम कुछ किया नहीं है आज तक। उधर केरल के वायनाड में भाई राहुल की जीत के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने धुआंधार प्रचार किया। प्रियंका ने वायनाड में बीजेपी पर गिन गिन कर हमला बोला। ऐसा लगता है कि बौखलाए हुए हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं, पता नहीं कौन से मुद्दे उठा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये सब जो शुरू हुआ है फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद, मुझे लग रहा है कि शायद इनको लग रहा है कि ये रुझान जो है इनके पक्ष में नहीं जा रहा है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। वायनाड से बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को राहुल के खिलाफ मैदान में उतारा है। सुरेंद्रन के समर्थन में आखिरी दिन तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने यहां रोड शो किया। अन्नामलाई ने राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए मांग की कि वायनाड के लिए वे पिछले 10 साल में किए गए अपने काम पर श्वेत पत्र जारी करें। Can Rahul Gandhi ji produce a white paper to say what he has done in Wayanad over the last 5 years, by which some metric has so you have visited Wayanad less than 10 times, अब again you have come for only election. प्रचार के आखिरी दिन केरल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। उन्होंने आलपुझा में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। दिल्ली में तो एक मंच पर आते हैं, केरल और बंगाल में आमने सामने लड़ते हैं। इनकी ये लड़ाई नकली लड़ाई है। कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बीच में इलू इलू चल रहा है, संभल कर रखना केरल वालों। दूसरे दौर में राजस्थान की 13 सीटों पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं। इनमें एक सीट बाड़मेर भी है, जहां प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने मंगलसूत्र वाला बयान दिया था, तो वहीं टोंक में हनुमान चालीसा वाला बयान। जाहिर है इस दौर के मतदान में इन बयानों की वजह से वोटिंग प्रतिशत पर क्या असर होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने आज पीएम मोदी पर नफरती भाषण का आरोप लगाते हुए दंगे की आशंका जाहिर कर दी, जिसका जवाब उन्हें हैदराबाद से मिला। ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता ने कहा कि असदुद्दीन और अकबरुद्दीन जैसे नेताओं का मुंह बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि ये
आम आदमियों के भीतर जहर घोल रहे हैं। मोदी की एक ही गारंटी, मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। प्रधानमंत्री जी जो इतने योजनाएं लेके आए हैं, बताइए कौन से योजना पर हिंदू मुसलमान लिखा हुआ है, बताइए। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के किशनगंज में पीएम मोदी पर चुभने वाला हमला बोला तो उन पर उन्हीं की जमीन तेलंगाना के हैदराबाद से जवाबी तीर दागे गए। हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में ओवैसी को चुनौती देने उतरी बीजेपी की माधवी लता ने नॉमिनेशन के बाद सीधे ओवैसी से जुबानी हिसाब बराबर किया, हर हमले का सीधा जवाब दिया। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं और 17 करोड़ देश की आबादी है मुसलमानों की, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज है। वो देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है क्या? उनको इस तरह से रुसवा करना, उस तरह से उनसे नफरत करना, और अगर कल कुछ देश में दंगा हो जाए तो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। अरे असदुद्दीन अकबरुद्दीन जैसे लोगों को तो मुंह बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के वजह से कितने भी हम योजना लेके आए वो आम जनता के अंदर विष डाल रहे हैं, बंदा विष घोट रहा है। ओवैसी ने पहले पीएम मोदी के बयान पर दंगे की आशंका जता दी, इसके बाद एक और कदम आगे बढ़ गए, पीएम मोदी की तुलना हिटलर से कर डाली। कहा गया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप ये नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं। भाई चुनाव खत्म हो जाएगा ना, मगर नफरत तो बढ़ जाएगी। तो अफसोस की बात है कि देश का प्रधानमंत्री हिटलर की जबान में बात कर रहा है। अभी जब कांग्रेस के साथ मिलकर ये कहते हैं सारा मुसलमान को दे देंगे, तो बाकी के 120 करोड़ हिंदू कहाँ जाना? हमारी बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं, कांग्रेस ये सब आपसे छीनकर वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आपके संतानों का हक आज ही लूट लेना चाहते हैं, क्या आपको ये मंजूर है? 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने, मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। उनके इस बयान को आप लोग कोट नहीं कर रहे। सुबह 7 बजे से फोन आ रहे हैं आपके ऑफिस से, फोनो दे दीजिए, फोनो दे दीजिए। फोनो तो मैं दे दूं, दूसरा बयान कोट करिए, मैं फटाक से फोनो दूंगी। इसी का नाम है राजनीति, जहां सिर्फ एक बयान के बाद पूरी कहानी बदल जाती है। फ्रंट फुट पर खेलने वाला बैक फुट पर आ जाता है और बैक फुट वाला फ्रंट फुट पर आकर बल्लेबाजी करने लगता है। मंगलसूत्र पर शुरू हुई महाभारत में अब तक तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच बराबरी का घमासान चल रहा था। मोदी के वार पर विरोधी पलटवार कर रहे थे, लेकिन अमेरिका में बैठे राहुल गांधी के अंकल सैम पित्रोदा ने संपत्ति को लेकर जो बयान दिया है, उसके बाद गेम बदल गया। सुबह से कांग्रेस इस बात की सफाई देने में जुटी है कि जो सैम पित्रोदा ने कहा वो कांग्रेस पार्टी की लाइन नहीं है। कांग्रेस के शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। अब आप मंगलसूत्र को 24 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा मान लीजिए, या फिर मोदी बनाम इंडिया गठबंधन के बीच हार जीत का फैसला करने वाला विषय। सच ये है कि लोकसभा चुनाव के पीक पर अचानक सारे मुद्दे पीछे छूट गए हैं और मंगलसूत्र पर कब्जे से लेकर संपत्ति छीनने वाले आरोप सबसे आगे आ चुके हैं। कांग्रेस की मुस्लिम लीगी सोच को
देश के सामने रखना चाहता हूं। और जब उनका मैनिफेस्टो आया, उसी दिन मैंने कह दिया था, आज नहीं कह रहा हूं, उसी दिन कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए, घबरा गए। मंगलसूत्र का मुद्दा किसकी जीत का सूत्र बनता, ये बहस गर्म हो पाती उससे पहले ही 24 के लोकसभा चुनाव में अंकल सैम की एंट्री हो गई। To say that they will take all this property, steal of Mangalsutra, steal your gold. Who told you this? Can you read? It may be because of panic. The fact that first phase of voting was too low. सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आज की पीढ़ी इस नाम और चेहरे से भले ही बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है, लेकिन देश में जब यूपीए की सरकार थी तो इनका कद इस बात से समझिए कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए देश की नीतियां बनाने वालों में सैम पित्रोदा एक थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दोस्त और राहुल गांधी के अंकल सैम रहते तो अमेरिका में हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मंगलसूत्र और संपत्ति वाले मुद्दे पर बयान दिया है, उसने चुनावी गेम को पलटने का काम किया है। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. अब सैम पित्रोदा के बयान को बीजेपी कांग्रेस के असली मकसद के तौर पर देश के सामने रख रही है। जब तक आप जीवित रहेंगे, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। सैम पित्रोदा के बयान के बाद कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि सवालों का जवाब कैसे दिया जाए। कोई सवाल सुनकर अनसुना कर रहा है। I don't तो कभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण मीडिया को बुलाकर पित्रोदा के कद और पद की बात करते हुए उनके बयान से किनारा कर रहे हैं। मैं साफ कह देना चाहता हूं, इस मामले पे जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। ये जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है। लेकिन जब इतने पर भी संतुष्टि नहीं हुई तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आई। सैम पित्रोदा जी निहायत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही है ये अपने परिवेश में जहां पर वो रहते हैं उसके बारे में कही है। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी नहीं है। सैम पित्रोदा ने ऐसा एक्सरे कर दिया है उस मैनिफेस्टो का कि अब राहुल गांधी जी भी कुछ बोल ले या कांग्रेस का कोई प्रवक्ता कुछ बोल ले, आप सभी जानते हैं अगर एक बार एक्सरे हो जाए फिर कितना भी कपड़े से ढकने का प्रयास करो वो हकीकत सामने आ जाती है। तो वो हकीकत अब पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस के तमाम नेता पूरे जोर शोर से इस बात को साबित करने में जुटे हैं कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र पर कायम है। पित्रोदा के बयान का इससे कोई रिश्ता नहीं, लेकिन कांग्रेस नेता उदित राज ने कह दिया कि सैम पित्रोदा जो कह रहे हैं उसकी भारत में सबसे ज्यादा जरूरत है। बीजेपी लोग चाहते हैं कि अमीर रहें बस, तो टैक्सेशन जो बहुत बड़े रिच है, जापान में या जर्मनी में देख लें 55% तक टैक्स है कुल टोटल मिला करके। तो वो जो पैसा जो वेल्थ है डेड मनी है और हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़ लाखों करोड़ पैदा हुए हैं, तो उस पर टैक्स थोड़ा सा लेकर के देश के विकास में, सड़क में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में लग जाएगा और गरीबों को मुफ्त शिक्षा दे दिया जाएगा, तो क्या खराब हुई है? इंडिया में ज्यादा होना चाहिए, यहाँ गरीबी ज्यादा है।
वैसे देश जानता है कि सेल्फ गोल के मामले में कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। कांग्रेस में सेल्फ गोल मारने वालों की कमी नहीं रही है। मंगलवार तक स्थिति ये थी कि ये पूरा का पूरा गेम पलटा नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के माहौल में कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे और प्रियंका गांधी अपने ही अंदाज में उसका जवाब दे रही थीं। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। मंगलवार तक गेम पलटा नहीं था। चुनाव के माहौल में एक तरफ मोदी आरोप लगा रहे थे और प्रियंका गांधी अपने अंदाज में उसका जवाब दे रही थी। मंगलवार को प्रियंका गांधी ने बेंगलुरु की चुनावी रैली में ये बयान दिया था। रात में ही पॉलिटिकल कॉरिडोर में उनके जोरदार जवाब की चर्चा होने लगी थी, लेकिन बुधवार सुबह प्रियंका के बयान के हेडलाइन बनने से पहले ही सीन में सैम पित्रोदा आ गए। आसान भाषा में अगर बताएं तो सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि अमेरिका में उत्तराधिकार टैक्स है। किसी की मौत के बाद सिर्फ 45% संपत्ति ही उसके बच्चों को ट्रांसफर हो सकती है। संपत्ति का बाकी 55% हिस्सा सरकार ले लेती है। भारत में ऐसा नहीं है, आम पब्लिक को कुछ नहीं मिलता। यह ऐसा मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। ये सुपर रिच के बजाय आम पब्लिक के हित में है। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। हालांकि अब सैम पित्रोदा ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि मैंने उदाहरण के तौर पर अमेरिका के इनहेरिटेंस टैक्स का जिक्र किया। क्या मैं तथ्यों का जिक्र नहीं कर सकता? मेरे बयान का कांग्रेस समेत किसी भी पार्टी की नीति से कोई लेना देना नहीं है। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना अफसोसजनक है। उनके इस बयान को आप लोग कोट नहीं कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से फोन आ रहे हैं आपके ऑफिस से, फोनो दे दीजिए, फोनो दे दीजिए। फोनो तो मैं दे दूं, दूसरा बयान कोट करिए, मैं फटाक से फोनो दूंगी। फोनो देंगे पहले बयान पर। सैम पित्रोदा बयान से किनारा कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि विरासत टैक्स की वकालत करके पित्रोदा ने एक नई चुनावी बहस को जन्म दे दिया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सैम पित्रोदा ने सेल्फ गोल करने वाला बयान दिया है। वे पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं। साल 1984 के दंगे को लेकर के भी पित्रोदा के बयान पर बवाल मचा था। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ, आपने क्या किया? यू वर वोटेड टू क्रिएट जॉब्स, यू डिडंट क्रिएट एनी जॉब्स। कांग्रेस का अहंकार, कांग्रेस को चलाने वालों का अहंकार, इन्हीं 3 शब्दों में हम भली भांति समझ सकते हैं। हुआ तो हुआ। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि गेम तो पलट चुका है, लेकिन कितना पलटा है और किसका पलड़ा भारी हुआ है, यह भी विश्लेषण का विषय है। अब यह जरूर साफ दिख रहा है कि पहले चरण के बाद से ही 24 का लोकसभा चुनाव गर्म हो चुका है। रविवार को पहली बार मंगलसूत्र की एंट्री हुई थी और इसके पीछे कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला दिया गया था। क्या वाकई कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात है? उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। सवाल यह है कि क्या वाकई कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात लिखी है? जवाब के लिए आपको इसी महीने 6 तारीख की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें हैदराबाद की हैं, जब कांग्रेस ने पार्टी के घोषणा पत्र की लॉन्च रैली का आयोजन किया था।
हम कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो इनॉग्रेट करने आए हैं। ये जो मैनिफेस्टो है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। घोषणा पत्र की लॉन्च रैली में ही राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने आर्थिक सर्वे की बात कही थी। हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। ये पता लगाएंगे किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। हालांकि ये बयान राहुल गांधी ने 6 अप्रैल को दिया था, लेकिन इसका इस्तेमाल बीजेपी ने पहले चरण के चुनाव में उस तरह से नहीं किया जिस तरीके से ये दूसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले मुद्दा बन चुका है। वैसे मोदी ने घोषणा पत्र सामने आने के बाद 6 अप्रैल को सहारनपुर की रैली में इस बात का जिक्र किया था। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया, उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। हमने कांग्रेस का घोषणा पत्र भी खंगाला जिसमें लिखा है, कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाएगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। इसके आगे लिखा है, कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। पहला कदम होगा जाति जनगणना, उसके बाद आर्थिक सर्वे। बुधवार को राहुल गांधी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद थे और इस कार्यक्रम में राहुल ने फिर से ये बात दोहराई कि सामाजिक और आर्थिक सर्वे की जरूरत क्यों है। देश को पता लग जाएगा कि इस जात में इतने लोग हैं और हिंदुस्तान की संस्थाओं में इनकी इतनी भागीदारी है। तो ये एक प्रकार से नेशनल एक्सरे मानिए इसको। और मुझे लगता है कि 70 साल बाद ये एक जरूरी कदम है और इसका कोई इतराज नहीं कर सकता है। ये लाइफ टाइम का काम है और इसको हम मिलकर करने जा रहे हैं। वैसे सैम पित्रोदा के जिस बयान पर इतना घमासान मचा है, वो अमेरिका के सिर्फ 6 राज्यों में लागू है, जहां व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आधी संपत्ति पर जनता का हक भी होता है। 1985 तक भारत में भी विरासत टैक्स लगता था, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने इस विरासत टैक्स की व्यवस्था को खत्म कर दिया था। तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह ने कहा था कि जिस मकसद से इसे शुरू किया गया था उसमें सफलता नहीं मिल रही, इसलिए इसे खत्म कर रहे हैं। भारत की बात में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।